हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों यूपी टेट, दोस्तों प्राइमरी और जूनियर। जैसे कि दोस्तों मैंने हर क्लास में बताता हूँ कि दोस्तों प्राइमरी और जूनियर हिंदी, इंग्लिश और दोस्तों बाल विकास का सिलेबस जो है दोस्तों सेम है। तो दोस्तों उसी क्रम में इससे पहले दोस्तों 15 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके थे, मीन्स 10 नंबर तक। जो 11 से 15 नंबर तक क्वेश्चन है वो दोस्तों है क्या, गद्यांश। तो दोस्तों ये स्लाइड में आता नहीं तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है। 16 नंबर क्वेश्चन से है हमारा। और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर पेपर है। और किस ईयर का है दोस्तों? तो दोस्तों 2017 का है। और ये तो पेपर दोस्तों खास तौर से ये प्राइमरी का पेपर है दोस्तों। तो दोस्तों हम 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निमिष शब्द का पर्याय है, मतलब निमिष शब्द का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों प्रकाश, छिद्र दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है दोस्तों पूर्ण। और चौथा ऑप्शन है क्षण। दोस्तों पर्याय यानी पर्यायवाची या समानार्थी का दोस्तों लगभग अर्थ एक होता है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसके जो निमिष है इसके इसी का अर्थ सेम जो है, मतलब समान है। दूसरा शब्द क्या होगा या हम इसे और किस शब्द से बोल सकते हैं वो हमें बताना है दोस्तों। पर्यायवाची का ये अर्थ होता है। तो दोस्तों निमिष है और हमारे पास प्रकाश, छिद्र, पूर्ण, क्षण, ये हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों निमिष शब्द का पर्याय हो जाएगा क्षण। इसी को दोस्तों पल भी बोलते हैं, क्षण या पल। तो दोस्तों मैं इसको लिख देता हूँ। या यानी दोस्तों इसको क्या कहते हैं, अत्यल्प समय का द्योतक, यानी ये बहुत कम समय के लिए होता है। जैसे क्षणिक बोलते कहते हैं, क्षणिक समय में ही ये घटना हो गई। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। तो दोस्तों ये वाच्य होता क्या है ये पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों वाच्य के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, ये हमारे ऑप्शन में लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको नहीं लिखूंगा। पहला दोस्तों कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। तो वाच्य के तीन प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो यहाँ पर दोस्तों है मुझसे उठा नहीं गया है, ये हमें बताना है। अब वाच्य क्या होता है दोस्तों ये हम देख लेते हैं। तो वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाच्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है। मतलब दोस्तों हमें ये तीनों में से ये देखना होता है कि वाक्य है जैसे कोई। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि इसमें वाच्य क्रिया का रूपांतरण होता है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है। और ये तीन प्रकार का होता है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य क्या होता है दोस्तों, इसमें कर्ता की प्रधानता रहती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहती है। भाववाच्य दोस्तों हमारा आंसर होगा। और ये होता क्या है, तो दोस्तों इसमें हमेशा भाव की प्रधानता देखने को मिलेगी। और वाक्य हमेशा अकर्मक में होगा दोस्तों। क्या होगा, वाक्य हमेशा अकर्मक होगा, क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एक अकर्मक क्रिया होती है, एक सकर्मक। तो ये जो भाववाच्य होता है ये हमेशा अकर्मक क्रिया के रूप में होता है दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसके बारे में भी और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। लेकिन अब दोस्तों एक ही क्वेश्चन में फिर समय पूरा हो जाएगा, इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन दोस्तों प्रत्याशा है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन दोस्तों अप्रत्याशित है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों अपरिमेय है। और चौथा ऑप्शन अनाहूत है। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आशा ना हो ये है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, अप्रत्याशित। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। और प्रत्याशा में क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसकी पूर्व से कोई आशा हो, तो प्रत्याशा हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं लिखा। अप्रत्याशित, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। अपरिमेय क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसकी माप ना संभव हो, अपरिमेय। अनाहूत, जो बिना बुलाए आया हो, अनाहूत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर चारों ऑप्शन हमने देख लिया और सीख लिया। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों क्लास पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को या क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हमें गोधूम शब्द का तद्भव बताना है।
अब ये दोस्तों तत्सम तद्भव होता क्या है, ये दोस्तों मतलब कहने का मतलब गोध शब्द का तद्भव है, तो यानी ये गोधूम क्या है, तत्सम। अब दोस्तों मैं इसकी आम परिभाषा और एक सरल परिभाषा आपको बताता हूँ, जो हमेशा आप अपने दिमाग में रखिएगा। केवल मैं तत्सम की परिभाषा बताऊंगा, अब इसका उल्टा तो आप जान ही जाएंगे क्या होगा। जो दोस्तों तत्सम होता है दोस्तों, ये दोस्तों मैंने तत्सम लिख दिया। अब यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि ये तत्सा आ रहा है ना, तो तत्सम का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, जो संस्कृत के शब्द हों, संस्कृत के शब्द या संस्कृत से लिए गए हों दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम। अब इसका उल्टा समझ लीजिए आप, तद्भव की जो संस्कृत के शब्द नहीं हैं या संस्कृत से नहीं लिए गए तो तद्भव हो जाएंगे। तो दोस्तों तत्सम जैसे ही है तो आप समझ जाइएगा कि ये इसमें संस्कृत के शब्द प्रयोग होंगे। तो यहाँ पर तद्भव बताना है, और ये हमारा जो गोधूम शब्द है ये तत्सम है। पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास गेहूँ है, दूसरा ऑप्शन दोस्तों गाय है, तीसरा ऑप्शन गोबर है, चौथा ऑप्शन गोधन है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मैं हम तीनों ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि चारों ऑप्शन देखते चलेंगे तो कहीं ना कहीं चार ऑप्शन हमारे, चार यानी चार क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। जैसे गाय है दोस्तों, तो गाय आपको कैसे समझ में आ रहा, सीधे समझ में आ रहा है कि भाई ये तो हिंदी का शब्द हमें समझ में आ रहा, संस्कृत का शब्द तो नहीं समझ में आ रहा। तो यानी दोस्तों ये है क्या, तद्भव है, इसका हमें तत्सम बताना है। इसका जो दोस्तों गाय का तत्सम शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, गौ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गौ। अब अगला ऑप्शन दोस्तों गोबर है। गोबर भी हमें समझ में आ रहा है दोस्तों, ये तो हिंदी का शब्द है, तो हमें इसका तत्सम शब्द बताना है। भाई इसका तत्सम शब्द हो जाएगा गोमय। क्या हो जाएगा दोस्तों, गोमय। अब दोस्तों गोधन, यानी चौथा ऑप्शन हमारा गोधन है। गोधन एक दोस्तों तत्सम शब्द है। क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द है। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। अब 20 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन हर पेपर में आया हुआ दोस्तों, यूपी टेट प्राइमरी जूनियर के। दोस्तों आप सभी पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, उसको लगाना शुरू कर दीजिए, और थ्योरी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आप देखेंगे, हिंदी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों ये निष्कपट यानी जो ऐसे शब्द हैं आधा षटकोण वाला सा, इसमें संधि विच्छेद हर दोस्तों साल यानी हर प्रीवियस ईयर पेपर में है। तो दोस्तों हम इसको एक अच्छे समझ लेते हैं, तो हमारे सारे कभी भी मिलेंगे तो हो जाएंगे। तो निष्कपट शब्द का हमें संधि विच्छेद बताना है। पहला ऑप्शन हमारे पास दोस्तों नीहा धन कपट है, यानी विसर्ग है दोस्तों यहाँ पे लगा। फिर दोस्तों निस धन कपट है। दोस्तों मैंने बताया कि सा जो षटकोण वाला सा है, इसमें अगर हलंत लगा है तो इसका मतलब दोस्तों ये आधा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों तीसरा ऑप्शन हमारे पास है नि धन कपट, और हमारे पास दोस्तों चौथा ऑप्शन है निस धन कपट, यानी सलीफा वाला सा है। और दोस्तों मैंने हलंत का मतलब बताया कि अगर हलंत लगा है तो आप समझ जाइए कि ये आधा सा है। अब दोस्तों निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद हमें बताना है। तो अब जैसे हमारे पास तीसरा ऑप्शन दोस्तों नी धन कपट, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। अब हमारे पास बचे तीन ऑप्शन, तो दोस्तों इसको हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होगा, फिर बात करेंगे। हमारा चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा दोस्तों, निष्कपट, ये बात नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा दोस्तों। हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों निह धन कपट। अब दोस्तों हम इसको अच्छे समझ लेते हैं। तो दोस्तों अब मैंने परिभाषा लिख दी है कि भाई विसर्ग से पहले, यानी जो दोस्तों हमारे पास ये दो बिंदी दिख रहे हैं, इसको विसर्ग बोलते हैं। यानी विसर्ग से पहले, यानी ये विसर्ग से पहले जैसे ना आ रहा है, यानी नी, ई आ रहा है, जैसे छोटी ई छोटी, फिर छोटा ऊ, तथा बाद में, यानी इसके बाद विसर्ग के बाद ये जो दोस्तों का आ रहा है, यानी ये का आ रहा है, ये का आ रहा है, इसकी बात कर रहे हैं हम। काय, खाए या टाए या पाए या फा में से कोई हो तो उसका क्या हो जाएगा, आधा सा हो जाएगा, यानी ये आधा सा जो है हो जाएगा। तो दोस्तों फिर से देखते हैं इसका कि भाई निष्कपट है, अब यहाँ पर विसर्ग लगा है, नी धन कपट होगा। अब विसर्ग से पहले छोटी नी, छोटा ऊ, तथा बाद में का, यानी जो ये आया का, खाए, टाए, पा, फा में से कोई आए तो आधा सा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी, यानी विसर्ग संधि हो जाएगी। और दोस्तों आप लोग इसकी परिभाषा देख लीजिएगा जो मैंने लिखी है, और इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी पहचान है भाई। जैसे यहाँ पर पहचान कैसे, नी छोटी ये आ रही, अब उसके बाद विसर्ग लगा है, फिर उसके बाद का, खा, टापा,
फा में से कोई आए तो आधा सा हो जाएगा, और दोस्तों इससे पूरा मैच कर रहा तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे क्योंकि भाई एग्जाम्पल भी हमें जानना जरूरी है। जैसे दोस्तों निष्कलंक, तो दोस्तों अब उम्मीद करता हूँ आप सभी आसानी से जान पा रहे होंगे कि भाई निष्कलंक में निष्कलंक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निष्फल। जैसे दोस्तों क्या है, निष्फल। फिर दोस्तों क्या है, चतुष्पाद। इसको भी दोस्तों आप लोगों ने बहुत देखा होगा। दोस्तों यहाँ पर ओ की मात्रा लगेगी, दोस्तों लग नहीं रही, चतुष्पाद। तो दोस्तों अब इसमें आप इसका संधि विच्छेद आसानी से करते हैं, कर सकते हैं, निष्कलंक का, निष्फल का, चतुष्पाद का। तो आप लोग चाहिए तो कमेंट में दोस्तों इसका संधि विच्छेद लिख दीजिएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर है। दोस्तों मेरा सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने की ये मतलब है कि दोस्तों ये क्वेश्चन फिर दोबारा कभी मिले तो उसमें हमें परिभाषा ये सब बताने की जरूरत ना हो, और आप लोग उसको याद कर लीजिए अच्छे से, फिर हमें तुरंत ऑप्शन देखना हो और उसके टिक लगाएं, आगे बढ़ जाएं। ये दोस्तों पेपर में हमें बहुत मदद करेगा, क्योंकि बार बार जब चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी तो एकदम सेट हो जाएगा हमें, फिर सीधे हमारी नज़र उसी पे जाएगी। और यूपी टेट हम सभी जानते हैं दोस्तों कि ये बिल्कुल रटने के बेस पे, यानी फैक्ट के बेस पे होता है। यानी अगर हमें चीज़ें याद या समझ में नहीं होंगी तो दोस्तों हम उसको कर नहीं पाएंगे, अपने दिमाग का प्रयोग नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि हमें वो चीज़ें पहले से हमारे दिमाग में सेव होनी चाहिए। हमारे पास दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। वर्तनी मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि कौन सा शब्द सही है दोस्तों, ऐसे भी ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा, या बोल देते हैं दोस्तों इसमें अशुद्ध बताइए, शुद्ध बताइए। ये कई तरीके से क्वेश्चन आता है दोस्तों। अब यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन है अनुग्रहित, दूसरा ऑप्शन है अनुग्रहित, अनग्रहित तीसरा ऑप्शन हमारे पास है, और चौथा ऑप्शन अनुग्रहित। तो दोस्तों बोलने में थोड़ा सा सेंस नहीं समझ में आता कि डिफरेंस क्या है, लेकिन हम इसको मात्रा के आधार पर इसको आसानी से समझेंगे कि भाई इसमें कौन सा शुद्ध है या वर्तनी सही है। अब जैसे हमारे पास दोस्तों पहला ऑप्शन है अनुग्रहित, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा नहीं होगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, आप सभी समझ पा रहे होंगे। अनुग्रहित कभी हम लोग नहीं सुनते, अनुग्रहित ये भी दोस्तों गलत है। अनुग्रहित शब्द जो है दोस्तों हमेशा ऐसे लिखा जाता है, अनु में छोटे की मात्रा, फिर री ये वाला दोस्तों ऋषि वाला जो है, और हा में बड़े ई की मात्रा, और ता। तो दोस्तों इसको आप लोग देख लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन हमारा होगा, और ये सही है दोस्तों, ऐसे अनुग्रहित लिखा जाता है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। तो दोस्तों ये विशेषण क्या होता है, इसे मौखिक में बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले बहुत बार सुना होगा इंग्लिश में, हिंदी में, तो मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत तो आप सभी को आता होगा। विशेषण की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अभी विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण भी दोस्तों हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने दोस्तों, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, अब ये हमें, जैसे पहला है दोस्तों 4 प्रकार है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, परिभाषा मैंने बता दी दोस्तों। पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है सापेक्ष, यानी अपेक्षा का विशेषण रूप बताना हमें, तो पहला ऑप्शन सापेक्ष है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों उपेक्षा है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास दोस्तों निरपेक्ष है, और चौथा ऑप्शन हमारे पास दोस्तों अपेक्षित है। तो दोस्तों इसमें विलोम शब्द भी दिया गया है, इसको भी हम देखते चलेंगे कि भाई अपेक्षा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है अपेक्षा का, जो दोस्तों उपेक्षा लिखा है, तो ये अपेक्षा का जो कभी पूछा जाए विलोम शब्द बताइए, तो अपेक्षा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, उपेक्षा। क्या हो जाएगा दोस्तों, उपेक्षा। और सापेक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, निरपेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, निरपेक्ष। अपेक्षा का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों उपेक्षा। अब दोस्तों हमारे पास चौथा ऑप्शन बचा है, हमारा दोस्तों यही चौथा ऑप्शन हो जाएगा, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, अपेक्षित। क्या हो जाएगा दोस्तों, अपेक्षित। और ये दोस्तों अपेक्षा जो है ये कैसा शब्द है, तो दोस्तों ये एक भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, सा यानी सलीफा वाला सा की बात हो रही है दोस्तों, ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। अब दोस्तों अगर इस टॉपिक, ये टॉपिक दोस्तों बहुत बड़ा है, उच्चारण स्थान, क्योंकि ये जो दोस्तों चारों ऑप्शन हमारे पास दिख रहे हैं
इनमें कई सारे वर्ण हैं, तो लेकिन फिर भी हम देखेंगे क्योंकि समय दोस्तों ज़्यादा लग रहा है क्वेश्चन में। तो दोस्तों सा ध्वनि का उच्चारण स्थान का ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दोस्तों दा है, दंत है, माफ़ कीजिए दोस्तों, दंत है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों मूर्धा है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों तालु है। तो चौथा ऑप्शन है दंताल। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भैया कि ये सा यानी सलीफा वाला जो सा है, जब हम इसको बोलते हैं तो ये उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, मूर्धा है, तालु है, दंतालु है। तो दोस्तों इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं चारों ऑप्शन को कि दोस्तों दंत में कौन से वर्ण आएंगे, मूर्धा में कौन से वर्ण आएंगे, तालु में कौन से वर्ण आएंगे और दंताल में कौन से वर्ण आएंगे। क्योंकि दोस्तों ये सिलेबस में है और 90% दोस्तों अभी तक ये देखने को मिला है कि हर सेट में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि भाई सा, पहले इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन ताल हो जाएगा। अब हम बाकी ऑप्शन देखते हैं कि भाई जैसे यहाँ पर बात हो रही दंत, पहला ऑप्शन हमारे पास है दोस्तों। अब दोस्तों दंत के उच्चारण स्थान में कौन कौन से वर्ण आएंगे ये हम पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा आ जाएगा ता। क्या आ जाएगा दोस्तों? ता। तो दोस्तों यहाँ पर दंत के जो उच्चारण स्थान है उसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? ता आएगा, था आएगा, दा आएगा, धा आएगा, ना। ये दंत के उच्चारण स्थान हैं दोस्तों। अब फिर दोस्तों मूर्धा में कौन से वर्ण आएंगे, यानी पहला मतलब जैसे टा है, फिर ठा है, डा है, ड़ा है, फिर ला है दोस्तों, रा और सा। अब ताल में दोस्तों सा आएगा। फिर दोस्तों आगे मिलेगा तो देख लेंगे, लेकिन हम देख लेते हैं यहाँ पर ताल में कौन से आएंगे। तो दोस्तों ताल में जो सा के अलावा वर्ण है वो दोस्तों छोटी ई है, बड़ी ई है, चा है, छा है, जा है, झा है, इया। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी में, तो जिससे अगली बार मिले तो तुरंत आप लोग उसको, क्योंकि एक बार में चीज़ें दिमाग में जाएंगी नहीं दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। अब दोस्तों ये उपसर्ग प्रत्यय होता क्या है? उपसर्ग होता है दोस्तों शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय होता है शब्द के पीछे लगता है। ये चीज़ दोस्तों इसकी मोटी परिभाषा है। उपसर्ग शब्द के आगे, प्रत्यय शब्द के पीछे। तो अब आप लोग इतना समझ गए होंगे दोस्तों कि उपसर्ग पूछा जाएगा तो हमें आगे वाले ही शब्द देखना है। हालांकि ऑप्शन में आगे के ही सारे शब्द दिए गए हैं, जैसे अत है। अब मैंने दोस्तों कई बार बताया कि ता में अगर हलंत लगा है तो उसका मतलब आधा ता है। फिर बड़ा छोटा है, फिर अत्य है, फिर अति है। तो इसमें दोस्तों हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? अब दोस्तों इसमें जैसे मूल शब्द क्या हो जाएगा अत्यंत में? अत्यंत में जो दोस्तों मूल शब्द हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इसमें मूल शब्द भी जानना जरूरी है कि भाई इसका मूल शब्द क्या होगा। तो दोस्तों मूल शब्द इसमें हो जाएगा क्या? अंत। क्या हो जाएगा दोस्तों? अत्यंत में मूल शब्द अंत है। और जो दोस्तों इसमें उपसर्ग हो जाएगा, ये हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा अति, यानी छोटी ई अति। तो इसमें उपसर्ग क्या लगा? अति, और उसका मूल शब्द क्या है? अंत। फिर दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन, यानी 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों उपत्यका का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों प्राणियों के पेट का एक अंग। तीसरा ऑप्शन हमारे पास दोस्तों पर्वत का शिखर। और चौथा ऑप्शन दोस्तों पर्वत के पास की भूमि। तो उपत्यका का जो अर्थ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्वत के पास की भूमि। पर्वत के पास की भूमि को क्या कहेंगे एक शब्द में? तो दोस्तों उसे उपत्यका कहेंगे। अब जैसे दोस्तों जैसे पहला ऑप्शन है सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उदयाचल। क्या कहते हैं दोस्तों? उदयाचल। तो दोस्तों सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे कहेंगे उदयाचल, और पर्वत के पास की भूमि को कहेंगे उपत्यका। और ये दोस्तों दोनों ऑप्शन जो हैं इनका कोई अर्थ नहीं है। फिर दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन है कि डा का उच्चारण स्थान होता है। अब दोस्तों शायद मैंने पीछे लिखा था या नहीं लिखा होगा, तो देख लेते हैं हम इसको। दोस्तों मैंने लिखा है भाई कि जो डा का उच्चारण स्थान होगा वो मूर्धा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। अब हमारे पास 26 नंबर क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि डा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लेकिन एक मिस्टेक हो रही है हम लोगों से। दोस्तों ये डा नहीं है, डमरू वाला डा नहीं है दोस्तों।
तो इसमें पहला ऑप्शन हमारे पास दिया गया है दोस्तों नासिक, दूसरा ऑप्शन दोस्तों कंठौट, तीसरा ऑप्शन दोस्तों मूर्धन और चौथा ऑप्शन दोस्तों कंठ तालव्य। तो दोस्तों ये डा का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये दोस्तों नासिक के वर्ण है। क्या बोलते हैं दोस्तों, उच्चारण स्थान हो जाएगा नासिक के। तो दोस्तों इसके जो दोस्तों और शब्द है दोस्तों, हम अगर आगे मिले क्वेश्चन देख लेंगे, बहुत सारे हैं, जैसे अड़ा है, ना है, उम्मा, ये सब है दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है। चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है। मैंने बताया दोस्तों विशेषण चार प्रकार के होते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों चारों प्रकार इसके दिए गए हैं। पहला प्रकार दिया गया है संख्यावाचक, जो ऑप्शन में है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है गुणवाचक, जो प्रकार में भी है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों परिमाण बोधक या परिमाणवाचक दिया गया है, जो दोस्तों इसके प्रकार में भी है। चौथा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है सार्वनामिक विशेषण, ये ऑप्शन में भी दिया गया है और इसके प्रकार में है। तो दोस्तों विशेषण चार प्रकार के होते हैं, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और दोस्तों संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो भाई यहाँ पर चार गज मलमल लिखा है, तो कभी गलती से संख्यावाचक मत लगा देना कि चार लिखा है संख्यावाचक हो जाएगा, नहीं भाई, चार गज मलमल नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा, गुण की बात हो नहीं रही, दूसरा भी कट गया, सार्वनामिक होगा नहीं। दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक भी दो प्रकार का होता है, एक निश्चित, अनिश्चित। अनिश्चित दोस्तों, अब दोस्तों क्लास बड़ी हो रही, इसको हम दोस्तों आगे मिले तो देख लेंगे। फिर दोस्तों अब ऑप्शन थोड़ा सा देखते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 28 नंबर। शीश का तत्सम रूप क्या है। मैंने बताया दोस्तों तत्सम जो होगा संस्कृत के शब्द होंगे, और जो ये अब भाई एक संस्कृत का है तो तद्भव, जाहिर सी बात है हिंदी का शब्द हो जाएगा, यानी उसका उल्टा आप समझ लीजिए। पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास शीशा है, दूसरा ऑप्शन शीर्ष है, तीसरा ऑप्शन दोस्तों सिरा है और चौथा ऑप्शन शीर्षक है। तो इसमें दोस्तों सीधा हम ऑप्शन लगाते हैं दोस्तों, शीश। शीश का जो तत्सम रूप हो जाएगा, यानी संस्कृत के जो शब्द हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, शीर्ष। दोस्तों बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि तत्सम शब्द कभी हिंदी के शब्द में आप मत लगाने की कोशिश करना। वो हमेशा ये चीज़ ढूंढना जो हम आम भाषा में प्रयोग नहीं करते। तो भाई संस्कृत ज़्यादातर यूज़ नहीं करते आम भाषा में, तो वही है तत्सम। फिर दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों क्लास पसंद आए, दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों 29 नंबर है। 29 नंबर हमारे पास क्वेश्चन दोस्तों, चौराहा शब्द में समास है। दोस्तों मैंने बताया दोस्तों, जैसे चौराहा है, अब जैसे माता पिता है, तो दोस्तों ये बहुत मोटे समास के रूप है, मतलब इसको हम एक बार देख लें तो हमेशा याद रहेगा। अब जैसे चौराहा है, मैंने बताया दोस्तों, ये इसमें हमारा द्विगु समास हो जाएगा। कैसे भाई, द्विगु समास हमेशा संख्यावाची होता है, मतलब इसमें कुछ एक दो को छोड़ के दोस्तों सभी संख्यावाची होते हैं, मतलब ज़्यादातर। अब कोई अपवाद स्वरूप होते हैं तो उनको ना हो, तो बाकी द्विगु समास के अंतर्गत ही आएंगे जिनमें संख्या का बोध हो। जैसे इसी तरह दोस्तों द्वंद्व समास जो है एकदम सरल है, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, आप लोग एग्जाम्पल के बेस पे समझ लीजिएगा। भाई इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, जिसमें प्रथम और द्वितीय पद दोनों प्रधान होते हैं। जैसे दोस्तों मैंने बताया माता पिता, क्या दोस्तों, माता पिता, भाई बहन, दोस्तों क्या हो जाएगा, भाई बहन। तो दोस्तों इसमें मैंने बताया कि दोनों पद प्रधान होंगे और द्विगु में पहला पद संख्यावाची होगा दोस्तों। अब फिर दोस्तों आगे हम समझ लेंगे इसको, दो बाकी जो दो बच रहे हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आँख की किरकिरी होना का अर्थ बताना है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है अप्रिय लगना, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है धोखा देना, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है कष्टदायक होना और चौथा ऑप्शन हमारे पास दोस्तों बहुत प्रिय लगना। तो किरकिरी समझ में आ रहा है भाई दोस्तों, बहुत प्रिय लगना तो नहीं होगा, क्योंकि किरकिरी लगना मतलब कहीं ना कहीं नकारात्मक। तो ये ऑप्शन हमारा कटा, कष्टदायक नहीं, धोखा देना नहीं। आँख की किरकिरी होना मतलब अप्रिय लगना, आँख की किरकिरी होना मतलब क्या हो जाएगा, अप्रिय लगना। अब दोस्तों जैसे ये क्या है, बहुत प्रिय लगना, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों आँख की किरकिरी होना अप्रिय लगना और बहुत प्रिय होना आँख का तारा होना, क्या हो जाएगा, आँख का तारा होना तो भैया बहुत प्रिय लगना, आँख की किरकिरी होना तो अप्रिय लगना। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल से जुड़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी
बाल विकास और दोस्तों साइंस सब्जेक्ट यानी जूनियर में जो दोस्तों आता है, और सुपर टेट में आपको देखने को मिलेगा। सुपर टेट में दोस्तों साइंस 10 नंबर की आती है, और दोस्तों हिंदी उसमें 20 नंबर की आती है, संस्कृत 10 नंबर का आता है। बाल मनोविज्ञान दोस्तों उसमें 30 नंबर का आता है दोस्तों। सुपर टेट की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा। तो दोस्तों अगर चैनल से आप जुड़ते हैं तो 100% मैं दावा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा, कहीं न कहीं ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। और अगर अभी सीटेट में देखा होगा दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स का मैथ सब्जेक्ट रहा, बाल विकास तो सभी का था, तो दोस्तों उसमें 5-6 नंबर मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू दिए हैं। अब दोस्तों मैंने कई बार उसको बताया, मैं बार-बार नहीं बताना चाहूँगा। अगर आपको अभी भी विश्वास ना हो तो दोस्तों मैंने शॉर्ट वीडियो में सिमेट्री आती है दोस्तों, प्राइमरी में भी जूनियर में, यानी सममित। दोस्तों मैंने शॉर्ट वीडियो में ही डाली थी, मुश्किल से 1 मिनट की भी वीडियो नहीं है, उसमें से एक क्वेश्चन आ गया था दोस्तों। एक क्वेश्चन का मतलब 1 नंबर, यानी अगर आपके 89 है, अगर उस मुश्किल से 50-60 सेकंड यानी 50 सेकंड की वीडियो से अगर आप 1 नंबर पा रहे हैं तो ये अच्छी बात है दोस्तों, मैं बड़ी बात मानता हूँ। दोस्तों आप सभी समझते हैं। थैंक यू दोस्तों, हम सभी अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।